हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो क्या है आज का टॉपिक? डबल फर्टिलाइजेशन। देखो भाई, अभी तक आपने मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी और ये डबल शब्द क्यों मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो हम देखने वाले हैं। सो बेसिकली जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म्स, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है एंजियोस्पर्म्स की वो डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन जो सबसे पहला हमने यहाँ पर डिस्कस किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली, तो आपका आंसर होगा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या है? लुक एट दिस। देखो भाई, हमारे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। सो वी हैव दिस बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे पॉलन ग्रेन्स और हर एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। ये कैरी करती है ओव्यूल को, यानी कि एम्ब्रियो सैक यहाँ पर है, फीमेल गैमेटोफाइट भी यहाँ पर है। तो बेटे जब ट्रांसफर होगा कहाँ से किसका? एंथर से पॉलन ग्रेन का, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन जैसे ही यहाँ पर होगी, सो जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से पहुंचे हैं स्टिग्मा के पास, वो 2 मेल गैमेट्स को कैरी करके लेकर जाएंगे, ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई थी, मैंने आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पर बना था, उसके पास कौन कौन से सेल्स हैं वो भी आपको याद है। फिर भी हम यहाँ पर बनाएंगे। लुक एट दिस। पॉलन ग्रेन आया, उसके पास 2 मेल गैमेट्स थे। यहाँ पर स्टिग्मा ने जैसे ही उसको रिसीव किया तो पॉलन ट्यूब एक्सटेंड कर गई और इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू दोनों मेल गैमेट्स यहाँ पर ओव्यूल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। बेटा ओव्यूल के अंदर आपने जो स्ट्रक्चर देखा था वो था मैच्योर एम्ब्रियो सैक। किसका स्ट्रक्चर था? मैच्योर एम्ब्रियो सैक। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर अगेन। फटाफट से मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर 3 स्पेशलाइज सेल्स थे, जल्दी बताइए कौन से? These are एंटीपोडाल्स। ये कौन से सेल्स हैं बच्चों? एंटीपोडाल्स, ठीक है। यहाँ पर भी 2 सेल्स आपने देखे थे, इन दोनों को नाम दिया था सिनर्जिड्स। इन दोनों को नाम दिया था सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनको कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहते हैं भाई? फिलीफॉर्म अपैरेटस। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एग सेल प्रेजेंट है। और आपको याद होगा एग और सिनर्जिड को मिला के ही हमने क्या नाम दिया था? एग अपैरेटस, ठीक है भाई। सेंटर में क्या है? सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। क्या प्रेजेंट है बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, राइट। अब मैंने बोला भाई साहब, जब यहाँ पर पॉलिनेशन हुई, ये पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स को लेकर आया, पॉलन ट्यूब बनी जर्म पोर से और दोनों मेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर रिलीज हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो 2 मेल गैमेट्स आए हैं बच्चों, उनमें से एक मेल गैमेट भागता हुआ आएगा और इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, राइट। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार, देखते हैं क्या हुआ। एक मेल गैमेट भागता हुआ आया और इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर गया। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई? देखो, एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड, दूसरा तीसरा, तीनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर 3N बनेगा। इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो फ्यूज करेगा बच्चों एग सेल के साथ। तो N और N जब फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर 2N बनेगा और इसको कहते हैं जाइगोट। इसको क्या कहते हैं? जाइगोट। सो बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई है वो 2 चीज़ों की हुई। सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि एक ट्रिप्लॉइड सेल बना, और दूसरा जाइगोट की फॉर्मेशन हुई जो कि डिप्लॉइड होता है,
ठीक है। सिंस 2 times फर्टिलाइजेशन अकर्स, यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इनको जो इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन है इनको क्या कहते हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों। जब यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन है इसीलिए इसको नाम दिया था ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम दिया बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो इसको हमने नाम दिया है सिनगैमी। क्या नाम दिया है? सिनगैमी। अनदर क्वेश्चन, व्हाई ट्रिपल फ्यूजन अकर्स फर्स्ट? भाई पहले ट्रिपल फ्यूजन क्यों हुई, पहले सिनगैमी क्यों नहीं हुई? देखिए बेटा, जो ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इसका मेन फंक्शन है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इसका मेन फंक्शन होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो अगर एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, अगर एम्ब्रियो को नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, वो कैसे आगे चलकर सीड्स में डेवलप करेगा? नहीं कर पाएगा। तो यही कारण है पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है ना। इट्स फॉर्मेशन इज प्रेसीडेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो। क्लियर हो गया? आगे, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को प्रपोज किया था? उनका नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, नवाशीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने प्रपोज किया था डबल फर्टिलाइजेशन को। नाउ जब ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? फेट क्या होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? बेटा जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल बदल जाता है सीड्स में एंड ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, बट उससे पहले जो जाइगोट यहाँ पर बना है इट विल अंडरगो सर्टेन चेंजेस और जाइगोट की डेवलपमेंट यहाँ पर होगी। तो जो जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही है देखो वो कैसी नजर आती है। यहाँ पर मान लीजिए जाइगोट बन चुका है, ठीक है, ये आपका जाइगोट है। अब इस जाइगोट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ग्लोबुलर और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ग्लोबुलर और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। जाइगोट किस में बदल गया बच्चों? ग्लोबुलर एम्ब्रियो में। जब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाता है इसके बाद ही इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। एंड दिस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो विल लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके से वो अपीयर करता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ ये शो करता है बेटा स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किसको शो करता है? स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस आपको इस तरीके से दिखेंगे लाइक दिस। और ये जो 2 स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं दीज आर कॉटिलिडॉन्स, इनको कहते हैं कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, दीज 2 आर कॉटिलिडॉन्स। ये सस्पेंसर होता है, ठीक है, सस्पेंसर है। नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा हार्ट शेप के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, इसके बाद एक मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा जिसके अंदर आपको प्लूम्यूल और रेडिकल भी नजर आएंगे। प्लूम्यूल और रेडिकल भी नजर आएंगे आपको इसके अंदर। सो इट विल अपीयर लाइक दिस। ये दोनों कॉटिलिडॉन है। ये रेडिकल जो ऊपर वाली स्टेज होती है वो आगे चलकर किस में बदल जाती है बच्चों? रूट में। और हमेशा याद रखिए जो प्लूम्यूल होती है वो फ्यूचर शूट होती है, जो प्लूम्यूल होती है वो फ्यूचर शूट होती है। एंड दीज आर कॉटिलिडॉन्स, इनको क्या कहते हैं? कॉटिलिडॉन्स। सस्पेंसर न्यूट्रिएंट्स को, जो नरिशमेंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं है ना, उसको अंदर की तरफ पुश करने का काम करते हैं। ठीक है जी, सो यहाँ तक ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ये याद रखिए
कई बार ये जो एंडोस्पर्म यहाँ पर न्यूक्लियस बना है ये रैपिड सेल डिवीजन करते हैं। जब इनकी सेल डिवीजन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और जो कोकोनट वाटर आप लोग देखते हैं वो और कुछ नहीं, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसकी बात हो रही है बच्चों? कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट। साथ ही साथ सेल्यूलर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वाइट कर्नल। कोकोनट का जो खाने वाला हिस्सा होता है, जो कर्नल होता है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म को शो करेगा। याद रखिए एंडोस्पर्म का फंक्शन मैंने क्या बताया? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। ऐसा क्यों? इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, रैपिड डिवीजन यहाँ पर चल रही है, और जो रिजर्व है फूड मटेरियल वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए इसकी डेवलपमेंट भी सबसे पहले हो रही थी। डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में ओव्यूल किस में बदल जाता है बच्चों? ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में और ओवरी फ्रूट में, और जो पेटल्स और सेपल्स होती हैं दे जस्ट फॉल ऑफ, वो सब नीचे गिर जाती हैं। ये फेट होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। क्या होगा? ओव्यूल एंड ओवरी का। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने आपको ये एम्ब्रियो की स्टेज बताई थी, है ना, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, सबके इंडिविजुअल फंक्शंस भी बताए थे, वो आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ये कौन सा एंड है और ये कौन सा एंड है बेटा? दिस इज माइक्रोपाइलर रीजन और ये होता है चैलिजल एंड। ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है ना, जब ये सीड्स में प्रेजेंट होगा तो ये जगह प्रोवाइड करता है जहाँ से ऑक्सीजन एंड वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द सीड्स। ठीक है, लेकिन नॉर्मली एम्ब्रियो सैक की अगर बात करेंगे तो यहाँ से बेटा क्या होता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस अलाउ करते हैं पॉलन ट्यूब को, गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, और दोनों मेल गैमेट्स की इसके अंदर एंट्री कर दी जाती है। ठीक है, सो ये डबल फर्टिलाइजेशन हमने अभी अभी देखा। प्लूम्यूल किस में बदलता है? ज़रा जल्दी से बता दो, प्लूम्यूल किस में बदलता है और रेडिकल किस में बदलता है? कम ऑन। प्लूम्यूल का मतलब है फ्यूचर शूट और रेडिकल का मतलब होते हैं फ्यूचर रूट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम ऑन, डाउट्स भी पूछते चलिए भाई शुरू करते हैं फिर अब सीड्स के बारे में डिस्कशन करना। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, उसके रिजल्ट में क्या क्या हमें चीज़ें मिली। हमने देखा कि ओव्यूल कन्वर्ट हो चुका है सीड में एंड ओवरी बदल चुकी है फ्रूट्स में, राइट। तो बेटा जो सीड्स हमें यहाँ पर मिले हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जिन सीड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये मोनोकोटिलिडॉन भी हो सकते हैं और डाइकोटिलिडॉन भी हो सकते हैं। मोनो का मतलब 1 और डाई का मतलब 2। अगर आप किसी सीड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके अंदर 2 कोटिलिडॉन्स आपको दिखेंगे तो वो मोनोकोटिलिडॉन है। कोटिलिडॉन्स आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और वो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी एक सीडलिंग में, किस चीज़ का? फूड को, अबंडेंट ऑफ फूड को रिजर्व करने का। ठीक है, तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के अंदर ही जो एम्ब्रियोजेनी होता है, अभी मैंने आपको समझाया कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही थी, जाइगोट में जो डिफरेंट स्टेजेस आपने देखी, जैसे कि हार्ट शेप्ड या ग्लोबुलर, हार्ट से पहले था ग्लोबुलर था, फिर उसके बाद मैच्योर, है ना। तो जो सारी स्टेजेस आपने देखी वो एम्ब्रियोजेनी कहलाती हैं। और यहाँ पर जो दोनों डिफरेंट ये मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स हैं, दोनों में ही मोर और लेस सिमिलर पाथवे होता है एम्ब्रियोजेनी का। ठीक है, देखो डाइकॉट का स्ट्रक्चर जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, इट इज अपीयर्स लाइक दिस, इट अपीयर्स लाइक दिस, ऐसे करके आपको वहाँ पर दिख जाएंगे 2 डायग्राम्स। ये मैं पहले डाइकॉट का बना रही हूँ भाई, किसकी बात हो रही है? डाइकॉट सीड की बात हो रही है। ठीक है जी, अब इस सीड के अंदर 2 कोटिलिडॉन्स होती हैं। क्या होती हैं? ये 2 कोटिलिडॉन्स हैं। These 2 are कोटिलिडॉन्स। ठीक है जी, और यहाँ पर बोला जाता है कि above the embryonal axis the
द रीजन विच इज प्रेजेंट अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस टर्मिनेट्स इन प्लूम्यूल। उस रीजन को कहते हैं एपिकोटाइल। फिर से सुनिए, मैंने बोला द रीजन अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये शब्द जरूर याद रखिएगा, ये रूट वर्ड्स होते हैं। एपी जहां पर लिखा है उसका मतलब अबव या आउटर होता है, ठीक है। तो बेटा एपिकोटाइल क्या है? एक ऐसा रीजन जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा एंड इट टर्मिनेट्स विद प्लूम्यूल, इट टर्मिनेट्स विद प्लूम्यूल, ठीक है जी। जबकि द रीजन विच इज बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस उसको कहा जाता है हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब बिलो, क्या कहते हैं उसको? हाइपोकोटाइल। और यहाँ पर ये टर्मिनेट करता है बच्चों रेडिकल में। आपको याद होगा प्लूम्यूल हम कहते हैं फ्यूचर शूट को यानी कि स्टेम को, और रेडिकल हम कहते हैं फ्यूचर रूट को। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रही हूँ शूट यानी कि स्टेम, और रेडिकल आगे चलकर किस में डेवलप करेगा? रूट में। एंड हेयर रेडिकल के एपेक्स पर टिप पर एक प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट होती है जिसको रूट कैप कहा जाता है। बिल्कुल एपेक्स पर यानी कि टिप पर प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा सीड हमने यहाँ पर अभी अभी देखा बच्चों? ये हमने डाइकॉट सीड के बारे में बात की। किसके बारे में? डाइकॉट सीड के बारे में। अच्छा, प्लूम्यूल तो पूरा दिख रहा है ना? लेट मी सी, कहीं गायब हो जाए। अरे अरे बढ़िया, ये लाइट दिख रहा है थोड़ा सा, चलो ब्लैक ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर आपने देख लिया एनसीईआरटी वाला। एक बहुत ही सिंपल सा मोनोकोटिलिडॉन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, व्हीट ग्रेन का डायग्राम, ठीक है, जो आपने 11th में भी देखा होगा। तो इस स्ट्रक्चर को जब आपने देखा था चैप्टर नंबर 5 में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे ही था ना डायग्राम, समथिंग लाइक दिस। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस पूरा बन चुका है, ये आपकी एल्यूरोन लेयर है जो कि नरिशमेंट दे रही है, पूरा का पूरा आपका कोटिलिडॉन है। तो बेटा डिफरेंस क्या है मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन की डेवलपमेंट में? क्योंकि मैंने बोला लगभग एक जैसे डेवलपमेंट इनके अंदर चलती है, लेकिन 2 कोटिलिडॉन्स और सिंगल कोटिलिडॉन, इसके अलावा यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, ठीक है। ये जो रीजन यहाँ पर होता है इसको आप प्लूम्यूल कहते हो, है ना, और ये जो रीजन यहाँ पर है इसको आप रेडिकल कहते हो। प्लूम्यूल आगे चलकर शूट में और रेडिकल आगे चलकर रूट में कन्वर्ट होगा। बेटा प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो शीथ यहाँ पर कॉन्टिन्यूस शीथ आप देख रहे हो, ये जो कॉन्टिन्यूस शीथ है, जो लेयर है, जो प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, इसको कुछ नाम दिया हुआ है। हमने इसको नाम दिया है कोलियोप्टाइल। क्या नाम दिया है? कोलियोप्टाइल। और रेडिकल को प्रोटेक्शन देने वाली शीथ को नाम दिया है कोलियोरिजा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए वो कौन सी कॉन्टिन्यूस शीथ होती है जो प्लूम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्शन देती है, तो वो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा है रिस्पेक्टिवली, राइट। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आप हमें बताइए कि जो मोनोकोटिलिडॉन सीड में, जैसे कि ग्रास हो गया, मेज हो गया, इन सभी के अंदर मिलने वाले, व्हीट, ग्रास, मेज, इन सभी के अंदर मिलने वाले कोटिलिडॉन को, शील्ड शेप्ड कोटिलिडॉन को क्या कहते हैं, है ना? तो आपका आंसर होगा स्क्यूटेलम कहते हैं। आपका आंसर होगा स्क्यूटेलम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है ग्रास फैमिली के अंदर एक सिंगल शील्ड शेप्ड कोटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? भैया स्क्यूटेलम नाम है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, अब जैसे अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है आपसे वो क्या है? ये जो यहाँ पर एंडोस्पर्म है, यानी कि जो यहाँ पर एल्यूरॉन लेयर प्रेजेंट है। कौन सी लेयर? एल्यूरॉन लेयर। बेटा ये एक प्रोटीनिशियस लेयर होती है। क्या कैरी करती है ये? किसको स्टोर कर रही है? प्रोटीन को, ठीक है। क्योंकि ये लेयर यहाँ पर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, तो याद रखिए इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 3N, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है
और वो जो एंडोस्पर्म है अबंडेंट ऑफ फूड मटेरियल को रिजर्व करेगा और सीड की डेवलपमेंट के दौरान हेल्प करता है नरिशमेंट में। ठीक है, सो क्योंकि ये भी एंडोस्पर्म को शो कर रहे हैं तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 3n होगी। करेक्ट। लेकिन अब यहां से एक और प्रश्न बनेगा, वो क्या है, पूछा ये जाता है कि क्या हर एक सीड, क्या सभी सीड्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, क्या सभी सीड्स की डेवलपमेंट के दौरान इनफ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म कंज्यूम होगा? जी नहीं। देखो, एंडोस्पर्म के अमाउंट के आधार पर हमने सीड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमने सीड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मैंने बोला भाई साहब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको एल्ब्यूमिनस कहा जाता है। एल्ब्यूमिनस सीड्स किसको बोलेंगे? जिनके पास एंडोस्पर्म बच जाता है। ऐसे सीड्स जिनकी डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ था उनको एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। लेकिन अगर किसी सीड के डेवलपमेंट के दौरान सारा एंडोस्पर्म भाई साहब कंज्यूम हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सारा एंडोस्पर्म इस्तेमाल हो गया, तो उसको एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर एक और नाम दिया जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस कह दिया जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिनस का एक एग्जांपल आप जितने भी वीट है ना, अदर ग्रेन्स हैं, ये सारे हो जाते हैं, वीट, मेज एटसेट्रा, दीज ऑल आर एल्ब्यूमिनस सीड्स। लेकिन नॉन या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस में ग्राउंड नट का एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, ये मूंगफली हो गया, चना, ये सब क्या है, ये सभी एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। तो देख रहे हो, डाइकॉट, राइट, और ये थे मोनोकॉट। तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, दो कैटेगरीज हमने पढ़ी है। अगली चीज मैं यहां पर स्टार डाल के लिख रही हूं, एक शब्द आपको देखने को मिलेगा बच्चों, पेरिस्पर्म। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, पेरिस्पर्म। अच्छा देखो, शायद आपको याद होगा मैंने बनाया था एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, और उस एनाट्रोपस ओव्यूल में ऐसे करके एम्ब्रियोसैक था। एम्ब्रियोसैक के सराउंडिंग में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स थे और उन सेल्स को हमने नाम दिया था न्यूसेलस। क्या नाम दिया था बच्चों? न्यूसेलस। ठीक है भाई, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ सीड्स के अंदर ये जो न्यूसेलस है ये परसिस्ट करता है इवन आफ्टर द डेवलपमेंट। समझ रहे हो, एम्ब्रियोजेनी हो गई भाई साहब, सीड्स की डेवलपमेंट हो चुकी है, फिर भी ये न्यूसेलस परसिस्ट करता है। तो जो रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस होता है उसी को कहा जाता है पेरिस्पर्म। किसको बच्चों? द रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस। द रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है बीट और दूसरा एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। एक एग्जाम्पल है बीट और दूसरा एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। ये काफी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। पूछ लेते हैं, व्हाट इज पेरिस्पर्म? तो आप बताओगे द रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस या फिर द परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ठीक है भाई, चलो अब मुझे बताओ, सीड्स तो बन चुके हैं, जो ओव्यूल थे वो बदल गए सीड में, है ना। लेकिन जब सीड की डेवलपमेंट चलती है तो बेटा ये पूरा हिस्सा जो कि सीड में बदला था, यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग थी, तो सीड के पास भी ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है, माइक्रोपाइल। तो इस ओपनिंग का फंक्शन पूछेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे किसी भी डेवलपिंग सीड में जो माइक्रोपाइल है उसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री करवाना। माइक्रोपाइल का जो मेन फंक्शन होता है बच्चों वो क्या होता है? माइक्रोपाइल का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री फैसिलिटेट करना। क्योंकि जैसे जैसे सीड्स के अंदर डेवलपमेंट चलती है तो जो मॉइस्चर होता है उनके अंदर वो काफ़ी कम होने लग जाता है। पूरी बॉडी का, पूरे सीड का लगभग 15% के आसपास ही मॉइस्चर उसके अंदर रह पाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो या फिर सीड की डेवलपमेंट जब चल रही थी तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है ना उसकी कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना चेंजेस आ रहा है सीड की डेवलपमेंट के दौरान, तो आप बोलेंगे कि लगभग कितना चेंजेस आ रहा है बच्चों, कितना अमाउंट में जो सीड है वो रह जाते हैं, मॉइस्चर कितना रह जाता है, वो क्या बताएंगे आप? कुछ अमाउंट आपको पता होगा, आप बोलेंगे लगभग 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, बाय दी मास, कितना? 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर बाय द मास रिमेन्स इन द सीड, राइट। चलो बार बार सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंस तो बता दो सीड्स की। क्या कोई इंपॉर्टेंस होती है सीड्स की? कहीं पर प्रयोग हो रहे हैं? चलिए बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स। बेटा जल्दी से क्लास कवर करेंगे ताकि समय बचा सकें, फटाफट से बता देती हूँ। देखो ये जो सीड्स होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड्स को डेवलप करते हैं फॉर डिस्पर्सल। अगर सीड्स का डिस्पर्सल होगा तो एक ऐसे हैबिटेट में भी जहाँ पर कोई प्लांट्स प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट सीड की मुझे यहाँ पर पता चली है वो ये है कि ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरीके से मेथड्स, अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं टू न्यू हैबिटेट्स, है ना, ताकि नए नए स्पीशीज बन सके। तो क्या लिखेंगे हम? बेटर सीड डिस्पर्सल या बेटर अडेप्टेशन फॉर सीड डिस्पर्सल फॉर कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन के लिए, न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, दूसरा बिकॉज सीड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा इट विल लीड्स टू क्या होगा भैया? द सीड फॉर्मेशन लीड्स टू वेरिएशंस, यहाँ पर बदलाव आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तीसरा इनके पास जो सीड कोट प्रेजेंट होता है वो सीडलिंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो सीड कोट होता है बच्चों वो सीडलिंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इन सीडलिंग्स के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जब तक ये सीडलिंग्स क्या ना कर सके, फोटोसिंथेसिस ना कर सके, तब तक इनको अपने आप ही नरिशमेंट मिलता रहेगा और इनकी जो डेवलपमेंट है उसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनके कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ बेनिफिट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? तो जनरली डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो ओवरी है, राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी, उसी को ही आप फ्रूट कहते हो, है ना। तो जो फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो रही थी वो किससे हो रही थी भाई? वो ओवरी से हो रही थी, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं उनको कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यहीं पर लिख रही हूं मैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। किसकी बात हो रही है? द फ्रूट्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट्स बनते हैं उनको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। और ये बनाना, ग्रेप्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में तो बनाना का एग्जाम्पल गिवन भी होगा। सही बात है। तो क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हुए हैं इसीलिए इनके पास सीड्स नहीं है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर देती हूँ, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। छोटू सा और थोड़ा 1-2 टॉपिक्स इसमें रह गए हैं। हो गए भाई स्क्रीनशॉट? चलो तो फटाक से आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, क्या क्या रह गया पता है? एक शब्द आपने देखा होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि फ्रूट की वॉल भी डेवलप होती है और फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट की वॉल को कहते हैं पेरिकार्प,
है ना। तो याद रखना फ्रूट्स की जो वॉल है वो पेरिकार्प कहलाती है, जो आगे चलकर डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं एपिकार्प, एंडोकार्प या मीजोकार्प में। ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। साथ ही साथ ये जो भी मैं सीड्स के बारे में आपको बता रही थी ना, अगर सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, जैसे कि वाटर मिल रहा है, एयर मिल रही है मतलब ऑक्सीजन, और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल रहा है, तो मस्त ग्रो करेंगे, जर्मिनेशन चलेगी और समय पर आपका न्यू प्लांट बन जाएगा। सही पकड़े हैं? बिल्कुल सही पकड़े। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं तो ये जो सीड्स हैं वो कैसे जर्मिनेट करेंगे? भैया मर जाएंगे सीड्स तो सीड्स ने अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने के लिए क्या चला के दिखाई, मैं बताती हूँ। ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करेंगे, स्लो डाउन कर देते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो सीड्स हैं दे स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज। दूसरा, एंटर कर जाते हैं अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में, एंटर कर जाते हैं इन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, और उसी स्टेट को कहा जाता है डोरमेंसी। उसी स्टेट को क्या कहते हैं बच्चों? डोरमेंसी। जैसे आपने पोलर बियर के बारे में सुना है, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं कुछ समय के लिए अपनी एनर्जी को रिजर्व करने के लिए, मस्त खाया पिया और सो गए 4 महीने 3 महीने 6 महीने, राइट। बिल्कुल वैसे ही सीड्स के लिए जो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है वो डोरमेंसी है। मरेंगे नहीं, बस कुछ समय तक के लिए एकदम ऐसे हो जाता है, गायब से हो जाते हैं बेचारे, ऐसा हो जाता है। बट लेट मी टेल यू, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी दे विल स्टार्ट जर्मिनेशन, दोबारा से जर्मिनेट करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पर देने वाली हूँ। एक एग्जांपल है बेटा लुपाइन, लुपाइनस आर्क्टिकस। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका सीड लगभग 10,000 सालों तक इनएक्टिविटी वाली स्टेट में रहा, यानी कि डोरमेंसी में रहा, और उसके बाद फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर उसने जर्मिनेट करना शुरू किया। और दूसरा एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में है वो डेट पाम का है, जो डेड सी से मिला था, और उसका साइंटिफिक नेम क्या गिवन है बच्चों? फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, डेक्टाइलीफेरा। तो आप लोग याद रखेंगे, इसमें लगभग रीसेंट एग्जाम्पल है 2000 साल तक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में रहने के बाद, यानी कि डोरमेंसी में रहने के बाद इसके सीड्स ने जर्मिनेट करना शुरू किया। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है सीड्स के बारे में तो काफ़ी चीज़ें पता चल गई आपको, है ना। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? किसके लिए बच्चों? एंजियोस्पर्म्स के लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए। और इसी के रिजल्ट में जो ओव्यूल है वो बदलता है सीड में, और ओवरी बदल जाती है फ्रूट में। सही पकड़े? लेकिन अब एक नया प्रोसेस सुन लो। एक प्रोसेस है जिसका नाम है एपोमिक्सिस, और ये प्रोसेस कहता है कि आपने अब तक जो पढ़ा कि ओव्यूल सीड में बदल जाता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि जो सीड्स बनते हैं वो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बनते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। सही बात है, बनते तो यहाँ भी ओव्यूल से है। लेकिन एपोमिक्सिस ये कहता है कि जो सीड की फॉर्मेशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको कहा जाता है एपोमिक्सिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल ऑफ कोर्स, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हमने क्या नाम दिया? एपोमिक्सिस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊंगी, मैं यहां पर लिख लेती हूं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो सुनो। ये जो एपोमिक्सिस हुआ भाई, सीड तो बन गया इसमें, लेकिन क्योंकि सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो वेरिएशंस कैसे आएंगी, चेंजेस कैसे आएंगे? कैसे? नहीं आ पाएंगे,
क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन किए तो जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट प्लांट में प्रेजेंट था वही तो बेचारे बालक में आया है, तो कैसे आएगी वेरिएशन? नहीं आएगी। यही कारण है कि एपोमिक्टिक सीड्स का इस्तेमाल एपोमिक्टिक सीड्स का जो इस्तेमाल है, जो प्रयोग है, वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट या क्रॉप ब्रीडिंग प्लांट्स में किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम में ये जो किसान लोग हैं ना, ये मस्त इस्तेमाल कर रहे हैं एपोमिक्टिक सीड्स का। अब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, मुझे एक नई ब्रीड बनानी थी, मैंने ए और बी को क्रॉस करवा के सी बनाया। अब मैं चाहती हूँ ये सी वाली ब्रीड लार्ज स्केल में बना लूँ, तो हर साल मुझे क्या करना पड़ा, ए और बी को बार बार क्रॉस करवा के सी प्रोड्यूस करना पड़ा। इसकी सीड्स को इकट्ठा करके मैं बो देती हूँ, फिर नए नए प्लांट्स उग जाते हैं। लेकिन ज़रा ज़रा सी वेरिएशन तो उनमें भी आ रही है। वो कैरेक्टर जो मेरे डिज़ायरेबल प्लांट में था वो 100% तो बच्चों में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये हम क्या करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होगा उससे, वेरिएशंस आएंगी ना। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, हर साल हाइब्रिडाइजेशन करवाओ, हर साल उसमें नए कैरेक्टर्स आ रहे, क्या फ़ायदा। लेकिन अगर मैं एपोमिक्टिक सीड्स का इस्तेमाल करूंगी तो जो कैरेक्टर पेरेंट प्लांट्स में है वही डॉटर प्लांट्स में, वही न्यू प्लांट्स में जाएंगे। तो सबसे पहला जो मुझे फ़ायदा हो गया वो ये है, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि यहाँ कोई बदलाव नहीं आ रहा। जो कैरेक्टर मेरे डिज़ायरेबल प्लांट पे था वही बालकों में आ गया। सही पकड़े? दूसरा पॉइंट, हर साल मुझे एक्सपेंसिव सीड्स को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू परचेज एक्सपेंसिव सीड्स एवरी ईयर। ना तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन बार बार करना पड़ रहा है हर साल, ना ही मुझे महंगे सीड्स को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। किसकी बात करी हमने? एपोमिक्सिस की, है ना। चलो भाई, एक छोटू सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको हमने बोला पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी। अब इसमें होता क्या है, ये कह रहे हैं भाई साहब, ये जो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ स्पेशलाइज्ड सेल्स थे न्यूसेलस के, इनको बिल्कुल भी चैन नहीं है। ये जो न्यूसेलस के सेल्स हैं, कई बार ये बार बार रैपिडली डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं न्यूसेलस के सेल्स? ये रैपिडली डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं ऐसी वैरायटीज़ की बात कर रही हूँ जिसमें जो न्यूसेलर सेल्स हैं एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ, वो डिवाइड करना शुरू करेंगे और घुस जाएंगे, प्रोट्रूड करेंगे एम्ब्रियो सैक में और डेवलप कर जाते हैं बहुत सारे एम्ब्रियोज के अंदर। ठीक है भाई, मैंने बोला ये जो न्यूसेलर के सेल्स हैं ये रैपिडली डिवीजन करेंगे और प्रोट्रूड कर जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, बहुत सारे न्यू एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन करेंगे। तो हर एक ओव्यूल में मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रेजेंट है ना। तो अकरेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियोज, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड और ओव्यूल, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पॉलीएम्ब्रियोनी। ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है बेटा सिट्रस में, है ना। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, सिट्रस हो गया और मैंगो, इनके अंदर ऑब्जर्व की जाती है क्या? पॉलीएम्ब्रियोनी। ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन भी कई बार ऐसे पूछ ली जाती है। तो आप कह देना, जब भी किसी सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुत ही कॉमन होता है ये किसमें? सिट्रस में और मैंगो में। क्लियर हो गई बात? कौन से सेल्स डिवाइड कर रहे थे? न्यूसेलर सेल्स। कहाँ प्रोट्रूड कर रहे थे? एम्ब्रियो सैक में। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट्स लगते हैं ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ हर चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और नोट्स भी हैं। ठीक है, चलो ये देख लो। अभी तक हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन होगी और ओवरी बदल जाएगी फ्रूट में।
वो सारे फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप करते हैं वो सब ट्रू फ्रूट्स होते हैं। All the fruits that develop from ovary after fertilization are called true fruits। सही बात है। लेकिन अगर ओवरी के अलावा अदर देन ओवरी, अगर ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ओहो, तुम लोग भी ना बता नहीं सकते हो। सुनो, अगर मैंने बोला कि ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से फ्रूट की डेवलपमेंट हुई है तो भाई साहब वो फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे। समझ गए? जब भी ओवरी से फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो वो ट्रू फ्रूट है। जब भी ओवरी से फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट था। लेकिन अगर ओवरी का कोई रोल ही ना हो, अगर ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से फ्रूट्स बनते हैं तो वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एप्पल और कैश्यू। एप्पल, कैश्यू एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं? ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल में आई थिंक आपको स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस दे रखा है। आई थिंक एस्ट्रोकेसी एंड ग्रासेस, ये एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसके क्या क्या एग्जाम्पल है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब जैसे एप्पल है ना बेटा, एप्पल के अंदर जो खाने वाला हिस्सा होता है, एप्पल के अंदर जो खाने वाला हिस्सा है वो थैलेमस है। थैलेमस। एप्पल के अंदर जो एडिबल पार्ट है बच्चों वो क्या है? वो थैलेमस है। ठीक है, तो याद रखना। लीची के अंदर जो खाने वाला हिस्सा है वो एरिल है। एरिल। टोमेटो क्या है? एक बेरी है, बेरी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर नंबर 2। कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछेंगे और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।